सबसे पहले आप देखिए कि मेरे बालों की कंडीशन आज के 4 साल पहले क्या थी और उस टाइम पर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तब से लेकर मैं अभी तक मेरे सारे वीडियोस डालते आ रहा हूँ और कई सारे पेशेंट्स में जो हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ तो मैंने उनके भी वीडियोस डाले हैं, तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोनों डिफरेंस, मतलब कि मेरी पहली कंडीशन क्या थी और कंडीशन ये है। ठीक है, ये समझ लो कि मेरी मतलब ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे बड़ा हाथ है सर का, जो कि डॉक्टर अंकित सर हमारे साथ हैं। इन्होंने ही आज के 4 साल पहले हमारा हेयर ट्रांसप्लांट किया था और आप देखिए कि उस टाइम पर मैंने जो इंटरव्यू उनके साथ शूट किया था, फर्स्ट वीडियो था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। कि मैंने जब यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाया तो मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी कुछ भी, बस एनेस्थीसिया दिया था, बस उसी टाइम दर्द हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं तो शाम के टाइम बिल्कुल रिलैक्स होके घर पर गया। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है या कोई और भी प्रोसीजर है, जब कभी आप कोई प्रोसीजर प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से उसे डिटेल में समझना चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों वो सक्सेसफुल है। तो ये आपने देखा होगा कि भाई ये थी 4 साल पहले की कहानी, आज की कंडीशन ये है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि ट्रांसप्लांट कराएंगे 2 साल बाद बाल झड़ जाएंगे, बहुत लोग पूछते हैं। तो आज वर्तमान स्थिति में हमारे बाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग हमेशा क्वेश्चंस कुछ पूछते हो, तो हम सर से आज वो डिस्कस कर ले रहे हैं और आपके शायद ये इस वीडियो के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है अंकित जैन सर, जिन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। और अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे हो कि मुझे भोपाल आना है, भोपाल से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो यही डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपके दिमाग में आया कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, तो हेयर लॉस हो रहा है तब हमें क्या करना चाहिए। तो सर से ये बात पूछ लेते हैं। सर, जैसे किसी का हेयर लॉस हो रहा है तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में बाल अच्छे हैं, तब उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कारण ढूंढें क्या है। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कई बार कुछ है ना, विटामिन्स इनकी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, कई बार डैंड्रफ है या कुछ। तो कॉज ढूंढें, अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको हेल्प करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी रिक्वायर्ड बताएंगे और आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। मतलब वो सर मेडिसिन से हेयर लॉस रुक सकता है? रुक सकता है, बिल्कुल। मतलब कि मैं ट्रांसप्लांट कराने के पहले आपके पास आ जाता तो मेरा शायद हेयर लॉस नहीं हो पाता, मतलब हाँ, कंट्रोल कर सकते थे। ऐसा हो सकता है कि डिले हो सकता था, डिले हो जाता है। जेनेटिक्स कई बार इतनी हावी होती है कि दवाई के बाद भी करती है काम, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो डिले करती है। जो चीज़ 5 साल में होनी है वो 10 साल भी चल जाती है। तो जैसे एज के हिसाब से बोला जाए और वर्ल्डनेस के हिसाब से हमें कब ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? देखिए, जब हमें कॉन्फिडेंस की कमी आने लगे, क्योंकि इसका कोई वैसा एज स्पेसिफिक नहीं है कि यंग एज और ओल्ड एज, है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जब मेनली आपको कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए, तब आप फिर डॉक्टर से डिस्कस कर लो और उस समय वो आपको बताएंगे कि आपको हेयर लाइन कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, क्योंकि वो फिर वहाँ पे वो फैक्टर्स आते हैं। प्रोग्रेशन कितना फास्ट है, आपकी फैमिली में किस ग्रेड तक की बाल्डनेस है, आप कितनी ग्रेड की बाल्डनेस के लिए प्रोन हो, बॉडी हेयर है कि नहीं आपके पास, ये बहुत सारे फैक्टर फिर देखे जाते हैं। पर सबसे पहला फैक्टर एक ही है, आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि ग्रेड फर्स्ट भी हो तो उस पर भी करवा कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कई पेशेंट ये पूछते हैं कि हमारा भी हेयर लॉस अब आगे कितना होगा, मतलब पहले से पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं और हम ये बोलते हैं कि आप 3rd ग्रेड में ही अपना ट्रांसप्लांट करा लो। तो क्या ये डिसीजन ठीक होता है कि 3rd ग्रेड में ही करा लेना चाहिए कि उसके आगे का इंतजार करना चाहिए? नहीं, यूजुअली 3rd ग्रेड गुड इनफ होती है अपन को ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने के लिए। हमारा भी रिकमेंडेशन जनरली 3rd ग्रेड से ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट और सेकंड में हम लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि किसी का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है उससे, तो फिर वो कर सकता है। अदरवाइज 3rd ग्रेड ठीक है, 3rd एंड बियॉन्ड आप करते हो। और फिर जो एडवांस ग्रेड है 6 और 7, वहाँ पे आप देखते हो कि डोनर अवेलेबल है या नहीं, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करते हो। अच्छा, जैसे कई लोगों का ये है कि मैं 3rd ग्रेड पे तो अपना ट्रांसप्लांट करा लूँगा, तो आगे का क्या? आगे तो नहीं होगा हेयर लॉस, ये पूछते, मतलब क्राउन वाला जा तो नहीं सकता आगे, तो इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या किस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए, अगर हम मेंटेनेंस वाली थिंकिंग लेके चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए प्रोन तो है, क्राउन का भी डीएसटी के लिए प्रोन है, तो वो जा तो सकता ही है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो रेगुलरली तो आपका ट्रांसप्लांट हेयर तो सर्वाइव करेगा, आपके एग्जिस्टिंग भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, तो आपको नेक्स्ट सर्जरी की नीड कम पड़ेगी। मतलब मेरी कंडीशन भी तो कुछ ऐसी थी सेम, हाँ, क्योंकि आप देखिए आप भी बीच बीच में मेंटेन कर रहे हो, इसलिए लॉन्ग टर्म चल रहा है। बहुत सारे लोग टोटली छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये
डाउट था कि आज हम आधा करवा लेंगे ट्रांसप्लांट, ऐसा ना हो कि मेरा ये पीछे वाला हिस्से में बहुत ज़्यादा गंजापन ना है। यहाँ थोड़ी बहुत डेंसिटी कभी कभार ऐसे लगता है कि उतनी नहीं है जो बचपन में थी, बट मैं देख रहा हूँ 4 साल से अभी तक सेम कंडीशन है, मतलब कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। हमेशा डर ये रहता कि चला ना जाए, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ, हमने ये वो रीज़न वही है। देखिए आप इस फील्ड में मतलब काफ़ी टाइम दे रहे हो, आप इन चीज़ों को देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप समझते हो कि मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। कुछ लोग वही करते हैं कि फ्रंट में करा लेते हैं, क्राउन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते उसके लिए, तो उनका फ्रंट बच जाता है, क्राउन चला जाता है, तो फिर उनको सेकंड सेशन की नीड पड़ जाती है। अच्छा, जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट करा लिया, फिर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मतलब अपनी ड्यूटी वगैरह कब जाना चाहिए, अपना काम जो हार्ड वर्क है वो कब करना चाहिए? और देखिए 6-7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आप कोई भी काम कर सकते हो, एक बार हेड वॉश जो हो जाता है। बाकी हाँ, नॉर्मल काम ऑफिस वर्क तो 3-4 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ट्रांसप्लांट हो गया, फिर इसके बाद हमारी 6 मंथ तक जो मेडिसिन चलती हैं, उन मेडिसिन में साइड इफेक्ट होता है क्या? मतलब जैसे मुझे तो नहीं हुआ, ठीक है, देखिए अदर और भी पेशेंट्स के बारे में। देखिए हर मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता ही होता है, लेकिन ये है कि वो कितना कॉमन है, कितना रेयर है, इस पे है। अब जैसे बहुत सारी साइड इफेक्ट जो बहुत रेयर हैं, वो लोगों को लगता बहुत कॉमन है, तो वो उस चक्कर में डरते हैं। जबकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जैसा आपका फीडबैक है 90% पेशेंट का वही फीडबैक होता है कि सर हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो जो 1-2% लोगों में कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, उसको जनरलाइज करके सब लोग जो डरते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊं पर्सनली कि मैंने लगभग 300 के आसपास सर्जरी करा दी, अभी तक किसी पेशेंट ने मुझे कंप्लेंट नहीं करी कि मुझे साइड इफेक्ट है। सर क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आप अदर कंपनी यूज़ करते हो और दूसरी क्लिनिक में अदर करते हैं, तो जैसे कोई सस्ता क्लिनिक है वहाँ वो सस्ती दवाइयाँ दे देती है, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देती है ना सर्जरी के साथ में, तो क्या इसके कारण भी साइड इफेक्ट का कोई रोल होता है कि कोई दवाइयाँ क्वालिटी ठीक नहीं है? तो क्योंकि कई पेशेंट ने हमें कंप्लेंट की है जो सस्ता ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये दवाई हमें नुकसान कर रही। जब हम अपने यहाँ की कोई भी मेडिसिन बताते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए रीज़न तो होता ही है। आप समझो कि फार्मा कंपनीज़ पे है ना क्वालिटी चेक रहता है हमेशा गवर्नमेंट का, ठीक है, उनको बहुत सारे टेस्ट वगैरह है ना पास करने होते हैं, तभी उनकी दवाइयाँ मार्केट में आ पाती, वो बेच सकते हैं। जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो जनरली क्या होता है, इनकी कॉपी होती है, मतलब कि जैसे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कहीं से कराई, तो उसके बाद वो उसको है ना टेस्ट भी करते हैं, क्वालिटी चेक भी होता है कि ये सही बनी है ना, उसमें सही प्रोपोर्शन में चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ें जैसे आप ना बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि अगर कोई दवा का बैच गलत निकल गया तो वो उतना नुकसान झेलते हैं, और वो पूरा का पूरा बैच मार्केट से हटाते हैं, है ना, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान आपकी हेल्थ के लिए होता है ना। वो तो अगर वो सेम दवाई भी बेचते रहेंगे, आप खाते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या साइड इफेक्ट। लेकिन जो सस्ती दवाइयाँ हैं, जो मतलब जो लोकली बनती हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग तो वहीं से करा लेते हैं, लेकिन क्वालिटी चेक नहीं होता, तो पता नहीं वो कितना क्या नुकसान करे। तो ये प्रॉब्लम तो होती है ये। तो जैसे ट्रांसप्लांट हो गया, 6 महीने हो गए दवाई खाते खाते, फिर इसके बाद हेयर लॉस क्या वापस बाल झड़ सकती है इंसान? देखिए पॉसिबिलिटी है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी जेनेटिक्स, हमारे आसपास के फैक्टर, है ना। अगर हमारी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोग्रेसिव बाल्डनेस है, और हमने डिस्कस ही नहीं किया डॉक्टर से कि ये सब प्रॉब्लम चल रही है, नहीं किया इसके बारे में कि अब क्या करना है, आगे कैसे तो डायरेक्ट ये है कि बस हमें इतना एरिया बाल दिख रहा है और हमने ट्रांसप्लांट करा लिया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद जस्ट छोड़ना ठीक नहीं है, डॉक्टर से एक बार मिलो, और फिर इसके बारे में फिर आगे का प्लान बनाओ कि किस तरीके से अब हम इसको मेंटेन करके रखेंगे। सडन विड्रॉल तो कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि शेडिंग फेज उन बालों में भी आती है जो डायरेक्ट ग्रो कर जाते हैं, है ना। मतलब शुरू में कुछ बाल गिरे, कुछ ग्रो कर गए, तो जो डायरेक्ट ग्रो करे उनकी भी तो शेडिंग आएगी, वो बाद में गिरेंगे। तो हमें सपोर्ट एक देना है, लो लेवल पे देना है, पर देना है। तो सडन विड्रॉल नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से डिस्कस करके होना चाहिए। कोई जैसे ट्रांसप्लांट हो गया, सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है, बाल भी ठीक है, फिर बाद में कोई साइड इफेक्ट होने के चांस तो नहीं होते? जैसे कई लोग बोलते हैं कि कैंसर जैसा, कैंसर तो आज तक हमने कभी सुना नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत। और दूसरा सिर में दर्द या पिंपल, फोड़े, कुछ भी ऐसे पूछने लगते हैं कई पेशेंट, तो ऐसा कुछ होने की संभावना होती है या कितनी % चांस होती है सब होने के? लेस देन 1%। कैंसर की तो है ही नहीं, खैर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हेडेक भी ऐसा कोई खास नहीं देखा। जो फोड़े वगैरह आप बोल रहे हो वो कभी कभार होते हैं, लेकिन वो मतलब टेम्परेरी होते हैं, एक समय के बाद ट्रीट हो जाते हैं, मतलब कुछ समय उनको ट्रीटमेंट पड़ती है ज़रूरत,
और ट्रीट हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें रेयर हैं, सही तरीके से होती हैं तो कभी कभार होती हैं, लेकिन ठीक हो जाती हैं। हेडेक का एक पेशेंट ने हमारे कंप्लेन की थी 4-5 महीने कि मतलब सर्जरी के बाद 4 से 5 महीने तक कि सर हेडेक हो रहा है, ये वो। तो उनके सारे टेस्ट कराए, कहीं से कहीं तक उनको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अच्छा, वो तो रेलवे वाले थे वो? मोर ऑफ साइकोलॉजिकल। ठीक है, समझ हाँ, गया। और एक समय के बाद उनकी वो कंप्लेन बंद हो गई ऑटोमेटिक, विदाउट कोई मेडिसिन देनी ही नहीं पड़ी। तो वो थोड़ा साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो साइकोलॉजिकल जाता थे, वो कि ज़्यादा हमने कुछ ओवरथिंकिंग कराया है उसके बारे में बार बार सोचना, तो वो चीज़ आपको। तो भाई ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत डीप में जाके मैंने सर से डिस्कस की, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमसे पूछे और इसके हमने आंसर भी आपको दिए, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट का प्रॉपर सही प्लान करना चाह रहे हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करना चाह रहे हो, तो मैं क्लिनिक का नंबर डाल दे रहा हूँ, तो आप एक बार क्लिनिक में भी बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरा मैंने अपना नंबर डाल के रखा है, आप मुझे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करके जो भी जानकारी लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो। बाकी देखते हैं आगे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, आप और कमेंट करना, तो मैं बॉबी सर से और डिस्कस करूँगा और आप लोगों तक शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पर हो तो फॉलो जरूर कर लेना।